हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आईसीसी ऑनलाइन लेक्चर। आज हम लोग बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ के बारे में, किरचॉफ का नियम। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, सेल का कॉम्बिनेशन पढ़े, इसके पहले ओम्स लॉ पढ़े थे। तो कुछ सिंपल सर्किट होते थे जिनमें हमको करंट या वोल्टेज की वैल्यू ज्ञात करनी रहती थी। तो ओम के नियम को लगाकर हम करंट और वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करते थे। लेकिन कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट होते हैं, जटिल सर्किट होते हैं, जटिल परिपथ होते हैं, जिसमें हम लोग करंट और वोल्टेज की वैल्यू को आसानी से ज्ञात नहीं कर सकते, या आप कह सकते हो कि ओम के नियम के द्वारा हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो उसके लिए जर्मन के साइंटिस्ट गुस्टाव किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में एक नियम प्रतिपादित किया, जिसकी सहायता से हम लोग जटिल परिपथों में धारा और विभवांतर की वैल्यू को ज्ञात कर सकते हैं। इसके नियम को किरचॉफ का नियम कहते हैं। और इसके दो नियम हैं, देखिएगा। फर्स्ट लॉ, नियम पढ़ने से पहले एक चीज़ थोड़ा सा और देख लीजिए। इसमें बात आएगी जंक्शन, इसको कहते हैं संधि, और ब्रांच, शाखा। एक चीज और आपका है लूप, इसको आप बंद पास कह सकते हो, बंद पास। इसको आप पहले समझ लीजिएगा, जंक्शन क्या होता है, ब्रांच क्या है और लूप क्या है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे कॉम्प्लेक्स सर्किट की, जटिल परिपथ की। अगर कुछ परिपथ हमारा इस तरह से हो, मान लेते हैं, ये देख लीजिए, और आगे आपका दिखाया जा सकता है। तो यहाँ से और आगे वायर दिखाए जा सकते हैं। हम बात करते हैं अगर यहाँ की, देखिए यहाँ से 3 वायर को दिखाया गया है कुछ इस तरह से। अब यहाँ से कहीं से करंट जाएगी तो कहीं से करंट निकलेगी, आप चाहे जहाँ से ले सकते हो। तो यहाँ जहाँ पर, जिस बिंदु पर आप कह सकते हो धारा की 3 दिशा प्रदर्शित हो, 3 मार्ग जहाँ पर प्रदर्शित हों, वही आपका कहलाता है संधि, जंक्शन वही कहलाता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए ये जंक्शन है, तो ये जंक्शन नहीं है, इसको हम लोग मोड़ कह सकते हैं। ये मोड़ है, ना कि जंक्शन। जंक्शन आपका देख लीजिए ये है, और फिर आगे आते हैं तो ये देख लीजिए आपका जंक्शन है। ये अगर आगे वायर गया है तो ये आपका जंक्शन कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा, ये जंक्शन कहलाएगा, और ये फिर जंक्शन नहीं कहलाएगा, ये फिर आपका मोड़ है। तो आई थिंक जंक्शन आप लोग समझ गए होंगे। आगे देख लीजिए, हम बात करते हैं ब्रांच की। एक जंक्शन से, देखिएगा ये आपका जंक्शन था, एक जंक्शन से दूसरे जंक्शन तक जाते हैं, एक संधि से दूसरे संधि तक हम पहुंच गए। तो जहां जिसके द्वारा पहुंच रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं ब्रांच। अब यहां से अगर हम चलते हैं दूसरे संधि की तरफ, तो इस संधि पर पहुंच गए, तो एक ब्रांच ये हो गया, एक ब्रांच ये हो गया, शाखा यही आपका हो गया। आगे बात करते हैं लूप का। लूप देख लीजिए क्या है आपका, जिस जंक्शन से हम चलना स्टार्ट करें और घूम कर पूरा, चाहे जहां से उसी जंक्शन पर हम पुनः चले आए, उसी संधि पर पुनः चले आए, तो इसके अंदर जो घेरा हुआ भाग है इसी को हम कहते हैं लूप। ये हमारा हो गया पूरा, ये पूरा हो गया लूप। फिर देख लीजिए, इस जंक्शन से अगर हम चलते हैं, इस रास्ते से आए और यहाँ से आ जाएं, तो ये भी हमारा एक लूप हो गया। तो ये एक लूप ये हुआ और एक लूप ये हुआ। ये आपका था संधि, शाखा और बंद पास। अब देखिए, हम बात करते हैं पहले नियम की। पहले नियम में कहा गया, किरचॉफ के पहले नियम में कहा गया है कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में, इतना ध्यान देना है कि जो सर्किट हमारा होना चाहिए वो डीसी सर्किट है। किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में
किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग अलजेब्रिक सम शून्य होता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई भी जंक्शन लेते हैं, अब जंक्शन ये है तो यहाँ से कम 3 मार्ग दिखा सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ धारा का मार्ग हम शो करते हैं, इस तरह से शो कर दे रहे हैं कुछ। अब यहाँ पर देखिए, ये देख लीजिए, हम मान लेते हैं I1, इस तरह से मान लेते हैं I2, ये मान लेते हैं I3, डायरेक्शन आप देखिएगा I3, ये मान लेते हैं I4 और ये मान लेते हैं I5। अब देखिए ये आपका है जंक्शन। इसमें कहा गया है कि किसी दिष्ट धारा परिपथ में किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इक्वल टू 0। सिग्मा का मतलब है सभी पदों का योग, अलग अलग धाराओं का बीजगणितीय योग ये लिया जा रहा है। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि ये जो करंट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ पर कहा जा रहा है स्केलर क्वांटिटी का हमको अलजेब्रिक सम लेना है, वो भी कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। आप सोच सकते हो कि कोई भी अगर स्केलर क्वांटिटी है और उसका हमको उसका सम जो लेना है वो शून्य लेना है, तो वो कब आएगा? अगर वेक्टर फॉर्म होता, वेक्टर क्वांटिटीज होती, तभी मान लेते कि 0 डिग्री 90 डिग्री पर अलग अलग कंडीशन पर हो जाता, वो एंगल पर डिपेंड करता। लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है और इसका अलजेब्रिक सम हमको शून्य लेना है। और ये शून्य कब होगा? आप जान रहे हो कि मैथमेटिक्स में प्लस और माइनस 2 होते हैं, प्लस माइनस जब तक नहीं होगा तब तक शून्य होने का सवाल ही नहीं उठता है। अगर हम सभी पदों को जोड़ दें तो वो वैल्यू जो हमारी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो इसका मतलब हुआ कि इसमें हमको कुछ को पॉजिटिव लेना है और कुछ को निगेटिव लेना है। तो इसके साइन के लिए देख लीजिए, आपका एक रूल बताया गया कि जो धारा संधि की ओर आती है उसको आप धनात्मक ले सकते हो या एक साइन ले सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उसको हम धनात्मक लें। आप कह सकते हो कि जो धाराएं संधि की तरफ आती हैं उसको एक साइन लेते हैं और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उसको हम एक अलग साइन लेते हैं। यानी अगर एक पॉजिटिव ले रहे हैं तो दूसरा निगेटिव ले रहे हैं, वो आप चाहे जो ले सकते हो, चाहे जो संधि की तरफ आए या जो संधि से दूर जाएं। तो देख लीजिए, अगर हम लोग कहते हैं कि जो धाराएं संधि की तरफ आ रही हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं और जो दूर जा रही हैं उसको निगेटिव लेते हैं, और अलजेब्रिक सम हम 0 ले रहे हैं, तो जो धाराएं पास आ रही हैं, देखिएगा इसमें संधि की तरफ धाराएं I1, कौन कौन धारा है, I1 प्लस में प्लस I2 संधि की तरफ है प्लस I2, और I3 संधि से दूर है माइनस I3। फिर आगे देखिएगा I4 संधि की तरफ, इसको प्लस लेंगे I4, और फिर आगे I5 देखते हैं, संधि से दूर है माइनस I5। यहाँ से देखिएगा एक इक्वेशन और हमको मिल रहा है, ये बराबर हमको लेना है 0, I1 प्लस I2 प्लस I4, और यहाँ पर I3 और I5 माइनस में है, बराबर के उधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा I3 प्लस I5। तो ये जो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है इसको हम एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में किसी भी संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली समस्त धाराओं के योग के बराबर होता है। और देख लीजिए, ये जो जंक्शन था ये इस तरह से अभी जो हम लोग लिए थे संधि, ये लिए थे, इस संधि पर जब करंट फ्लो होने का मतलब हुआ कि चार्ज का फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जब कोई भी चार्ज आता है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर चार्ज क्रिएट होता है या जो चार्ज यहाँ पर आता है वो चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कि संधि पर जब करंट का फ्लो होता है तो संधि पर कुछ चार्ज ना तो उत्पन्न होंगे ना तो यहाँ पर आवेश का विनाश होता है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है आवेश संरक्षण के बेस पर है। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है ये आवेश संरक्षण पर आधारित है, और इस नियम को देख लीजिए, इसकी सहायता से हम लोग करंट की वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है धारा का नियम, इसको कहा जाता है किरचॉफ का प्रथम नियम, धारा का नियम आप कह सकते हो। आगे देखिए हम बात करते हैं दूसरे नियम की। सेकंड लॉ देखिएगा। सेकंड लॉ में देखिए, द्वितीय नियम में बताया गया कि किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में
किसी भी दिष्ट धारा परिपथ में किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास का मतलब हुआ लूप। जैसे एक परिपथ यहाँ पर देख लीजिए हम लोग लिए हैं, एक परिपथ लिए हैं A B C D E और F, ये परिपथ लिए हैं। अगर लूप यहाँ पर आ रहा है, अगर हम कहें इसमें कितने लूप हैं, तो आप देखिए लूप को देखिएगा। लूप की डेफिनेशन अभी हम बताए थे कि अगर किसी भी जंक्शन से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, ये देखिए जंक्शन है, आप इसको जंक्शन कह सकते हो, ये जंक्शन नहीं ये मोड़ है। आप अगर जंक्शन देखिए तो ये जंक्शन है, संधि ये है, और इस संधि से अगर हम चलते हैं कुछ इस तरह से, यहाँ से देखिए इस संधि तक पुनः चले आए तो ये हमारा एक बंद पास हुआ। और फिर यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं इस तरह से तो यहाँ पर चले आते हैं, तब भी एक बंद पास हुआ, यानी ये दूसरा बंद पास हुआ। और अगर यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं कुछ इस तरह से और पूरे परिपथ से होते हुए यहाँ आते हैं, तो ये भी आपका एक बंद पास हुआ। तो आप कह सकते हो कि इस परिपथ में, इस पूरे परिपथ में अगर हम लूप की संख्या देखें तो हमको 3 लूप मिलेगा, इसमें हमको 3 लूप मिलेगा। अब देखिएगा इस नियम में कहा जा रहा है कि किसी भी लूप में प्रत्येक शाखा से होकर जो धारा गुजरती है और उसमें उस शाखा में जो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, रेजिस्टेंस और करंट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, या आप मल्टीप्लिकेशन ना कहना चाहो तो एक तरीके से और कह सकते हो कि प्रतिरोध के सिरों के बीच जो विभवांतर होता है, प्रत्येक शाखा के प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है, ये भी आप कह सकते हो। अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर लेते हैं, इसका मतलब हो गया IR, विभवांतर का मतलब हो गया IR। और चाहे हम वहाँ विभवांतर कहें या तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा एवं उस धारा के संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल होता है वो पास में लगे विद्युत वाहक बलों के बीच गणितीय योग के बराबर होता है। यहाँ पर देखिए ये जो फिगर लिया गया है, इसमें हम मान लेते हैं कि एक लूप हमारा ये देखिए शो हुआ है, एक लूप ये है और एक आप पूरे को ले सकते हो। और इसमें देख लीजिए एक बैटरी लगाई गई है जिसका EMF E1 है, यहाँ पर एक बैटरी है जिसका EMF E2 है। इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं R1, यहाँ पर रेजिस्टेंस R2 है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R3 है। और पहली बैटरी जो E1 है, इसके द्वारा इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको हम लोग लेते हैं I1, और यहाँ पर जो करंट का फ्लो हो रहा है इसको लेते हैं I2। देखिए ये I1 और I2 दोनों मिलकर यहाँ जुड़ जाएंगी, तो इस ब्रांच में जो करंट का फ्लो है वो हम कह सकते हैं I1 प्लस I2। इसमें जो करंट का फ्लो होगा वो होगा I1 प्लस I2। अगर किरचॉफ का नियम इसमें हम लोग लगाते हैं तो देखिएगा कहा जा रहा है किसी दिष्ट धारा परिपथ में प्रत्येक बंद पास में प्रत्येक शाखा में प्रवाहित धारा एवं उसके संगत प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसका बीजगणितीय योग परिपथ में या बंदपास में, आप कह सकते हो बंदपास में कार्यरत विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसमें भी देख लीजिए, एक आपका साइन इसमें भी हमको लेना है। साइन किस तरह से लेना है? अगर हम लोग करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट की डायरेक्शन में जो करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होगा वो पॉजिटिव होगा, और अगर EMF की बात करते हैं, विद्युत वाहक बल की बात करते हैं, निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगे तब E का मान हम धनात्मक लेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हम जा रहे हैं। सेल के बारे में जब आप लोगों को बताया गया था तो बताया गया था कि सेल के अंदर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एनोड से कैथोड से एनोड की ओर होती है। लेकिन अगर हम बाहर बात करते हैं, बैटरी के बाहर बात करते हैं, तो वहां पर जो करंट की डायरेक्शन होती है वो एनोड से कैथोड की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है बाहर डायरेक्शन, और अगर सेल के अंदर लेते हैं तो निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ डायरेक्शन होता है। तो देखिएगा इसमें हम लोग लेते हैं लूप, इसमें बंद पास ABCD, बंद पास ABCDA, बंद पास
बंद पास ABCDA, यही बंद पास ले रहे हैं और इसमें किरचॉफ का नियम अगर लगाते हैं तो देखिएगा आप क्रम से चलिए AB, देखिए आप धारा की दिशा में हो या नहीं, यहाँ पर देखिए धारा की दिशा ही है AB, आप इस तरह से आए हो तो धारा की दिशा में हो, धारा कितनी है I1 और रेजिस्टेंस कितना लगा है इस ब्रांच में I1, तो हम कह सकते हैं I1R1 और पुनः यहाँ पर आते हैं इस तरह से ब्रांच, ये लूप आप लिए हो। अब की बार देख लीजिए जैसे हम इस ब्रांच में इंटर करते हैं यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन है ये हमारे चलने के अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसका और रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमें निगेटिव लेना होगा। I1R1 माइनस I2R2 इक्वल, देखिएगा यहाँ पर आप EMF देखिएगा, EMF की तरफ आप जो सर्किट में चल रहे हो ये निगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, और बताएं कि निगेटिव से पॉजिटिव जब भी हम जाएंगे तो E का मान धनात्मक लेंगे, यानी ये हो जाएगा E1। और यहाँ पर जब हम इस तरह से चल रहे थे तो अब की बार देख लीजिए पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो इसका जो मान होगा वो मान होगा माइनस E1 माइनस E2। एक समीकरण हमारा ये बन गया। और फिर हम लोग लेते हैं बंद पास CFEDC में लेते हैं तो यहाँ पर भी देखिए इस तरह से ये वाला लूप अब की बार ले रहे हैं, कुछ इस तरह से हमारा लूप है। इसमें जो करंट की वैल्यू है देखिए कितना है, करंट की वैल्यू है I1 प्लस I2 और इस ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा है, रेजिस्टेंस कितना लगा है I3 है, तो हम लोग कह सकते हैं I1 प्लस I2 इंटू R3 और इसकी वैल्यू जो लेंगे हम लोग पॉजिटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं। और फिर यहाँ पर जब आते हैं इसमें देख लीजिए करंट की डायरेक्शन में इसमें भी है, और अगर इसमें भी करंट की डायरेक्शन में है तो यहाँ पर देख लीजिए करंट कितना है, करंट I2 है तो प्लस कर लेते हैं चूंकि उसी की डायरेक्शन में चल रहे हैं I2 इंटू रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है R2। और इस लूप में एक ही बैटरी हमको दिख रहा होगा, देखिए एक ही बैटरी यहाँ पर दिखाई गई है जिसका EMF है E2 बराबर आपका हो गया E2। लेकिन देखिए E2 का मान निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है, अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे होंगे तो पॉजिटिव लेंगे, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जाएंगे तो निगेटिव लेंगे। यहाँ पर हम इस लूप में इस तरह से चल रहे हैं, अगर इस तरह से चलते हैं तो देखिए इसमें हम कैसे जा रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव, इसका मतलब E का मान हमको कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। आगे हमारा I1 प्लस I2 इंटू R3 प्लस I2 R2 बराबर E2 के। एक समीकरण ये हो गया और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। ये देख लीजिए हमको I1 प्लस I2 यहाँ पर मिला ही है, एक इक्वेशन यहाँ पर I1 I2 के फॉर्म में मिलेगा, एक इक्वेशन यहाँ पर I1 I2 के फॉर्म में मिलेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग इतना एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर कहीं पर कोई डाउट होगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।